नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आप तक अलग अलग खबरें पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में हमने पिछले दो वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से आरजेडी इस बार अपने पहलवान उतारने की तैयारी में है, किन जातीय समीकरण को साधने की तैयारी में है, ब्राह्मण समाज से कौन चेहरा इस बार आरजेडी में करिश्मा कर सकता है, किन नए चेहरों पर आरजेडी ब्राह्मण समाज में दांव लगाने जा रही है, राजपूत समाज में किन नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है, वो सीट कौन हो सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं भूमिहार समाज की। जी हाँ, भूमिहार समाज यानी कि ब्रह्मर्षि, जिसे आमतौर पर कहा जाता है। यह माना जाता है कि लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने में इस समाज की बड़ी भूमिका 2005 में रही। लेकिन क्या जो नाराजगी भूमिहारों की आरजेडी के साथ 2005 तक थी, वो नाराजगी अब भी है, या फिर भूमिहार समाज अपने आप को एनडीए में अलग महसूस कर रहा है, क्षुब्ध महसूस कर रहा है, किनारे कर दिया गया है। बीते लोकसभा चुनाव 2024 में भी हमने देखा कि जो राजद सवर्णों को टिकट ही नहीं देती, उसने भी भूमिहार समाज से आने वाले नेता पर दांव लगाया। उदाहरण के तौर पर वैशाली में मुन्ना शुक्ला को उतारा और उसका अच्छा खासा प्रभाव ये रहा कि भूमिहारों का अच्छा वर्ग आरजेडी के साथ भी जुड़ा। अब इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो भूमिहार समाज के नेता हैं, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हासिल हो, इसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एनडीए में उनके लिए जो पहले चीजें हुआ करती थी वो नहीं है, केवल वोट के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आरजेडी इस बार इसका फायदा उठा सकती है। भूमिहार समाज को अपने पाले में करने के लिए पहले की तुलना में इस बार सीटों की संख्या बढ़ा सकती है और उनको अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर सकती है। और देखना होगा कि वो कितना कामयाब हो पाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस आरजेडी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल और केवल एक सीट पर भूमिहार को टिकट दिया था, वो आरजेडी आपको इस बार के 25 के चुनाव में कई सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट उतारते नजर आ सकती है। इस बार तेजस्वी यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनके रणनीतिकार संजय यादव उनके साथ है, वो भी बारीकी से बिहार के सामाजिक समीकरण पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। जातीय गणना हो चुकी है और उसका भी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। अति पिछड़ों पर भी दांव खेला जा रहा है। पिछड़ों पर तो हमेशा आरजेडी दांव खेलते रही है, लेकिन सवर्णों को भी अपने पाले में किया जाए, किस तरीके से सवर्णों के वोट में कैसे सेंधमारी की जाए, ब्राह्मण भूमिहार के वोटों को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, कायस्थ वोटरों को अपने पाले में कैसे लाया जाए, इसके लिए आरजेडी ने कमर कस लिया है। 2020 में 8 राजपूत समाज के कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उसमें से कई जो जीत गए आज पाला बदल चुके हैं, यानी राजद छोड़ चुके हैं। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार लालू यादव की आरजेडी या कहिए तेजस्वी यादव की आरजेडी नए समीकरण को साधने की तैयारी में है और इस समीकरण में भूमिहार समाज भी आता है। देखिए, 2020 में एक सीट मोकामा की, जिस पर आरजेडी ने भूमिहार को टिकट दिया, अनंत सिंह चुनाव जीत गए, फिर जेल चले गए, सजायाफ्ता हुए, उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया, वो भी चुनाव जीत गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब नीतीश कुमार पाला बदलकर एक बार फिर बीजेपी के साथ गए, तो मोकामा की विधायक यानी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी उनके साथ चली गई। अब मजबूरी क्या रही, बात क्या हुआ, डील क्या हुआ, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन उनके कई शागिर्द
जो उनके साथ हुआ करते थे वो जनता दल यूनाइटेड में नहीं गए, यानी एनडीए में नहीं गए, वो आज भी आरजेडी में मौजूद है। तो बड़े भूमिहार चेहरों की अगर बात करें आरजेडी में, तो वर्तमान के समय में देखिए भूमिहार समाज से 3 एमएलसी हैं आरजेडी के, जिसमें पहला नाम है मुंगेर के एमएलसी अजय कुमार सिंह, पटना के एमएलसी कार्तिक मास्टर अनंत सिंह के साथ, अजय सिंह भी अनंत सिंह के साथ रहा करते थे, और चंपारण से एमएलसी हैं इंजीनियर सौरभ। 3 एमएलसी भूमिहार समाज के हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये तीनों इतने बड़े नेता हैं, क्या इनके पीछे भीड़ है, क्या ये जनधार लेकर आते हैं, क्या वोटरों को गोलबंद करके आरजेडी के पक्ष में ला सकते हैं? क्योंकि जब ये एमएलसी बने तो वो स्थानीय निकाय कोटे के चुनाव से, यानी कि जनता ने वोट इनके लिए नहीं किया, चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुनकर एमएलसी बनाए। और आपको मालूम है कि एमएलसी का चुनाव धन बल का खेल होता है, और जिनके पास धन है वही चुनाव जीत पाते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि 3 एमएलसी भूमिहार समाज के हैं, लेकिन कितना वोटरों को गोलबंद कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा आरजेडी में एक और प्रवक्ता है बंटू सिंह, अनंत सिंह के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन बीच में रिश्ते कुछ खटास आई, और वही बड़ा कारण है कि आज अनंत सिंह भले दूसरे खेमे में हैं, लेकिन बंटू सिंह आज भी आरजेडी में हैं, काफी पसंद किए जाते हैं, उनकी बातें लोग खूब सुनते हैं, और जिस तरीके से एनडीए को जवाब देते हैं, आरजेडी में कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है जो बंटू सिंह की तरह विरोधियों को जवाब दे सके। पॉपुलर हैं, लोगों में पसंद किए जाते हैं, तो इनकी अपनी एक अलग छवि जरूर है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव की, कि पिछली बार तो एक सीट पर भूमिहार को उतारा और दुर्भाग्य ये रहा कि वो भी पाला बदल दिए। लेकिन इस बार 2025 में कई सीटें हैं जिस पर आरजेडी भूमिहार कैंडिडेट उतार सकती है। उसमें सबसे पहला नाम है सूर्यगढ़ा की सीट, मुंगेर जिले की सूर्यगढ़ा सीट, और यहां से लगातार प्रहलाद यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन प्रहलाद यादव ने भी अपना पाला बदल लिया है, और वो भी जनता दल यूनाइटेड के साथ यानी एनडीए के साथ चले गए हैं। तो इस सीट पर इस बार आरजेडी के लिए वैकेंसी है। तो देखिए 2 तरीके की चर्चाएं हैं। एक चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस अगर एनडीए में आते हैं तो उनको, माफ करिएगा, महागठबंधन में, तो उनको ये सीट आरजेडी दे सकती है। और अगर पशुपति पारस को नहीं देकर खुद अगर चुनाव लड़ती है, तब भी इस सीट पर भूमिहार दावेदार 2 हैं। एक है विनय सिंह। विनय सिंह जो मुंगेर से आरजेडी के एमएलसी हैं अजय कुमार सिंह, उनके भाई हैं। विनय सिंह मुंगेर से लोकसभा का भी टिकट चाहते थे, लेकिन उस समय अशोक महतो की पत्नी आ गई, लड़ाई भी काफी कांटे की हुई, तो उस समय इनकी दाल नहीं गई। लेकिन अब क्योंकि यहाँ वैकेंसी है और सूर्यगढ़ा सीट आरजेडी की मजबूत सीट रही है, तो यहाँ पर विनय सिंह की दावेदारी है। विनय सिंह लखीसराय विधानसभा सीट पर भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जहां से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो लखीसराय और सूर्यगढ़ा में एक सीट चाहते हैं कि विनय सिंह उन्हें मिल जाए, जो कि एमएलसी अजय सिंह के भाई हैं। देखिए इसी सीट पर एक और नाम की चर्चा है, वो है अशोक सिंह। अशोक सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लोजपा के टिकट पर, और बड़ा अच्छा खासा वोट लाए थे, 40,000 के आसपास का, अकेले दम पर। तो लोजपा रामविलास से टिकट की दावेदारी इनकी एनडीए में है, लेकिन मुश्किल है वहां पर, ऐसा लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में अशोक सिंह भी आरजेडी का रुख कर सकते हैं, और या फिर अगर सीट पारस को गई तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी रुख कर सकते हैं। तो सूर्यगढ़ा पर इस बार भूमिहार की दावेदारी महागठबंधन से। दूसरी सीट जिस पर लगभग भूमिहार कैंडिडेट तय माना जा रहा है, वो सीट है लालगंज की। लालगंज में अन्नू शुक्ला यानी मुन्ना शुक्ला की पत्नी, इनकी दावेदारी है। मुन्ना शुक्ला वैशाली से लोकसभा का चुनाव आरजेडी के ही टिकट पर लड़े, काफी अच्छी लड़ाई उन्होंने जरूर लड़ी,
लेकिन जीत नहीं सके। अन्नू शुक्ला, क्योंकि अब वो जेल जा चुके हैं, तो ऐसे में अन्नू शुक्ला जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी दावेदारी लालगंज में है और लालगंज सीट माना जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से हरी झंडी है, कोई इफ एंड बट का मामला नहीं है, आरजेडी से अन्नू शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं, एक और सीट है मुजफ्फरपुर जिले की औराई की सीट। औराई की सीट पर आरजेडी के पूर्व एमएलसी कैंडिडेट का नाम चल रहा है, बाहुबली छवि है, शंभू सिंह। शंभू सिंह का नाम इस सीट पर चल रहा है। जब स्थानीय निकाय से एमएलसी के लिए चुनाव हुआ था 2022 में, तो मुजफ्फरपुर से आरजेडी ने इनको ही एमएलसी का कैंडिडेट बनाया था, लेकिन जेडीयू के दिनेश सिंह से भारी अंतर से ये चुनाव हार गए। बाहुबली छवि है, पैसा भी है, बहुत सारे इनकम के इनके पास सोर्स हैं, तो ऐसे में शंभू सिंह चाहते हैं कि औराई की सीट आरजेडी उनको दे दे। यहाँ पर बीजेपी के विधायक है रामसूरत राय, कई बार ये भी यहाँ पर चुनाव जीते हैं। हालांकि आरजेडी से भी यहाँ पर चुनाव जो है सुरेंद्र प्रसाद एक बार जीते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो लगातार इस सीट पर फाइट करते रहे हैं। तो सुरेंद्र प्रसाद की दावेदारी रही है इस सीट पर, लेकिन इस बार शंभू सिंह इस सीट को अपने लिए मांग रहे हैं रामसूरत राय के खिलाफ। फिर एक सीट है केसरिया की सीट। देखिए, बीते एक दो चुनाव से ये देखा जा रहा है कि आरजेडी केसरिया में कुशवाहा नेताओं पर दांव खेल रही है, लेकिन इस बार एक नाम की चर्चा है और वो नाम है बबलू देव। केसरिया से आरजेडी के विधायक रह चुके हैं और एमएलसी का भी चुनाव इन्होंने लड़ा, ये हार गए थे। तो बबलू देव को कैंडिडेट बनाने की चर्चा केसरिया विधानसभा में है। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो शालिनी मिश्रा हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर यहाँ से 2020 में चुनी गई थी। लेकिन अब देखना है कि जो कुशवाहा कार्ड आरजेडी लगातार इस सीट पर खेल रही थी, उसे छोड़कर क्या इस चुनाव में केसरिया सीट पर भूमिहार पर दांव खेलती है या नहीं। चर्चा तो खूब चल रहा है। फिर एक और सीट की चर्चा है, वो है जहानाबाद जिले की घोसी सीट। देखिए, घोसी सीट पर इस बार ये चर्चा चल रही है कि पूर्व विधायक राहुल शर्मा को आरजेडी यहां पर कैंडिडेट बनाना चाहती है। ये भी भूमिहार समाज से हैं, जगदीश शर्मा के बेटे हैं, विधायक भी रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में अभी हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में आजकल दिखाई नहीं देते हैं और माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व से शायद इनकी नाराजगी हो गई है। इनके पिता जगदीश शर्मा तो नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। अशोक चौधरी के साथ उनकी अदावत हो गई थी भूमिहार वोट को ही लेकर। जिस तरीके से अशोक चौधरी गए थे जहानाबाद में और कुछ बात उन्होंने कह दिया, नाराज हो गए थे जगदीश शर्मा। तो जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा का नाम इस सीट पर चल रहा है आरजेडी के सिंबल पर। अब देखना होगा कि राहुल शर्मा पार्टी कब ज्वाइन करते हैं। क्या जब टिकट का आश्वासन पूरा हो जाएगा, हाथ में मिल जाएगा, तभी ज्वाइन करेंगे, या उससे पहले, या फिर केवल ये कयास बनकर रह जाएगा। तो घोसी सीट जो कि लेफ्ट चुनाव लड़ती है, उस सीट पर जहां से अभी लेफ्ट के विधायक भी हैं, इस सीट पर राहुल शर्मा के नाम की चर्चा चल रही है। इसके अतिरिक्त और भी एक दो सीटें हैं, जैसे चेरिया बरियारपुर में राजीव नयन पोलो, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री राजीवन सिंह के पुत्र के नाम की चर्चा है। बीहपुर में अवनीश कुंवर के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन देखिए, आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता बंटू सिंह को आप नहीं भूल सकते हैं। बंटू सिंह जब बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए थे, उस दौरान एकदम साइलेंट हो गए थे। कहा जाता था कि ललन सिंह नहीं चाहते थे कि बंटू सिंह एक्टिव रहें। उन्हें साइलेंट कराने में जो मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह, उनका हाथ माना जाता था। लेकिन 2 साल साइलेंट रहे। उसके बाद जब फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, नीरज कुमार खुलकर जब नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग करने उतर गए, एनडीए का पक्ष रखने लगे, तेजस्वी को दम भर सुनाने लगे, तो फिर काउंटर के लिए एक बार फिर तेजस्वी यादव और आरजेडी को अनंत सिंह के हनुमान कहे जाने वाले बंटू सिंह की याद आती है और बंटू सिंह को एक बार फिर प्रवक्ता बना दिया जाता है।
लेकिन इस बार जब प्रवक्ता बनाया जाता है तो कई बातें भी उनके साथ शेयर की जाती हैं, कही जाती हैं। अब जो भी नेता या कार्यकर्ता मेहनत करेगा, दम लगाएगा, तो वो उम्मीद भी तो पालेगा कि पार्टी नेतृत्व उनके लिए कुछ करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बंटू सिंह को भी आरजेडी इस बार सेट करने की कोशिश करेगी। एक देखिए नाम की सीट की चर्चा खूब चल रही है। आप जानते होंगे कि मोकामा विधानसभा में अनंत सिंह इस बार खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी पत्नी से अच्छे से काम नहीं होता है, जनता से मिल नहीं पाती है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गैंगवॉर मोकामा में हमने देखा, गोलियां चली, ठाए ठाए खूब बरसे, उसके बाद किस तरीके से वहां घटनाक्रम हुआ, अनंत सिंह को वापस जेल जाना पड़ गया, अभी तक वो जेल में बंद है। ऐसी परिस्थिति में अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर कई तरह की संशय है। देखिए, अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से मशहूर है, निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं, पार्टी की कहा जाता है उनको कि जरूरत नहीं है। पर सवाल यही है कि क्या अनंत सिंह का जो रुतबा, जो मजबूती उनके साथ हुआ करती थी, आज उनके साथ है या नहीं है? क्योंकि पार्टी में कई लोग जो उनके साथ हुआ करते थे, चाहे कार्तिक मास्टर की बात करिए, अजय सिंह की बात करिए, बंटू सिंह की बात करिए, बहुत लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। जो पुराना उनका कुनबा था वो उनसे पूरी तरह से बिदक चुका है। नए नए लोगों ने उनको घेर लिया है। जो उनके कभी दुश्मन हुआ करते थे, आज वो उनके दोस्त बन गए हैं। पर वो दुश्मन जो दोस्त बने हैं उनके लिए कितना काम करेंगे, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। ऐसे में जेडीयू के अंदर एक प्रवक्ता है नीरज कुमार, एमएलसी भी है, मोकामा से विधानसभा का चुनाव लड़ा भी है, हार गए, जीत नहीं पाए। कहा जा रहा है कि नीरज कुमार मोकामा में दमदार फील्डिंग कर रहे हैं, पूरा दम लगाए हुए हैं। हर तरफ हल्ला मच गया है कि नीरज कुमार इस बार मोकामा लड़ेंगे एनडीए से। अब देखना होगा कि एनडीए में ये सीट किसको जाती है, बीजेपी लड़ेगी या जेडीयू लड़ेगी। क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी लड़ी थी और दम उसने दिखाया था। वहां भी ललन सिंह है, छोटे ललन सिंह, नलिनी रंजन, उनकी पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़ी थी। काफी कांटे की फाइट हुई थी उस दौरान भी। वोट परसेंटेज अनंत सिंह की पत्नी का नीचे आ गया था। तो ऐसे में एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों की दावेदारी है। लेकिन नीरज कुमार पूरी तरह से हल्ला मचाए हुए, ऐसा कहा जा रहा है, खबर मिल रही है सूत्रों से कि वो मोकामा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी किए हुए हैं। और अगर नीरज कुमार को एनडीए से टिकट मिल जाता है, जबकि अनंत सिंह की पत्नी छोड़कर आरजेडी नीतीश कुमार को बचाने के लिए आई थी, पता नहीं क्या डील हुआ होगा, और अगर अनंत सिंह का पत्ता कटता है तो फिर नीरज कुमार के खिलाफ आप ये देख सकते हैं कि सीट पर आरजेडी से बंटू सिंह को भी उतारा जा सकता है। देखिए, बंटू सिंह भले हैं तो नवादा के, लेकिन राजनीति उन्होंने मोकामा और मुंगेर की ही की है। शुरू से ही दिलीप सिंह के साथ थे, अनंत सिंह के भाई के साथ, और फिर अनंत सिंह के साथ रहे। तो उनका जो राजनीतिक जीवन है वो पूरा का पूरा उसी क्षेत्र में गुजरा है और बड़े बेहतर तरीके से मोकामा को जानते हैं। भूमिहार समाज के ही हैं और लोग भी उनको काफी पसंद करते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से नीरज कुमार के खिलाफ हल्ला बोल बंटू सिंह मचाते हैं, जिस तरीके से उन्हें काउंटर करते हैं, जवाब देते हैं, तो अगर नीरज कुमार मोकामा में उतरते हैं तो आप हो सकता है कि इस तरफ से अनंत सिंह के हनुमान कहे जाते थे कभी, बंटू सिंह, जो अब तेजस्वी के हनुमान बन गए हैं, तेजस्वी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको भी आप चुनाव लड़ते मोकामा में नीरज कुमार के खिलाफ देख सकते हैं। लेकिन मोकामा को लेकर और भी चर्चा है कि अगर पशुपति पारस आते हैं तो यह सीट उनको चली जाएगी और उनके खेमे में जाएगी तो सूरजभान सिंह के भाई यहाँ से या सूरजभान सिंह की पत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो मोकामा को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये चल रही थी कि अशोक महतो को आरजेडी उतारेगी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। कहा जा रहा है कि शेखपुरा या वारसलीगंज की तरफ ही अशोक महतो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से भूमिहार राजनीति को इस बार सेट करने की कोशिश आरजेडी कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमिहारों को अपने पक्ष में लाया जा सके। और जो नाराजगी एनडीए में अभी भूमिहार समाज की है, सीट ज्यादा नहीं मिलने को लेकर, प्रतिनिधित्व ज्यादा नहीं मिलने को लेकर,
उस नाराजगी को भुनाने की कोशिश है। हालांकि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, भूमिहार समाज से ही आते हैं, उन्हें बनाकर रखा गया है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनको लंबे समय से केंद्र में बनाकर रखा गया है। लेकिन प्रतिनिधित्व की जब बात आती है तो सीट के मामला में कहीं ना कहीं एनडीए थोड़ा सा भूमिहारों के पक्ष में नजर नहीं आती है, राजपूत समाज के पक्ष में ज्यादा नजर आती है। जबकि अगर राजनीतिक सक्रियता की बात करें तो राजपूतों की भी है, भूमिहारों की भी है, ब्राह्मणों की जरूर थोड़ा सा कम है। जबकि अगर जातीय गणना देखिएगा तो सवर्णों में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है, लेकिन राजनीतिक सक्रियता कम है। आरजेडी इस बार ब्राह्मणों को भी साधने की तैयारी में है। सुधांशु रंजन पांडे का आप जानते होंगे, मांझी से इस बार उनका लगभग माना जा रहा है कि उनका गड़ गया है, आरजेडी ने हरी झंडी लगभग दे दी है कि आपको चुनाव लड़ना है, तैयारी कीजिए। तो इस बार एक नई समीकरण के तहत आरजेडी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और तेजस्वी यादव को किसी तरह से सीएम बनना है। तो ए टू जेड कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और देखना होगा कि जो पिछली बार 13 सवर्णों को टिकट आरजेडी ने दिया था, इस संख्या में कितना इजाफा होता है। राजपूतों के शेयर में इजाफा होता है, यानी जो पिछले बार 8 सीट दिए थे 8 ही देंगे या घटेगा या बढ़ेगा। भूमिहार को 1 ही दिए थे, 1 ही देंगे या नहीं देंगे या फिर बढ़ेगा। ब्राह्मण को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं जरूर चल रही है। पिछली बार 4 दिया था, इस बार घटेगा या बढ़ेगा, कई तरह की चर्चा जो है वो चल रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार आरजेडी किन समीकरणों के तहत चुनावी मैदान में कूद रही है और ए टू जेड जो तेजस्वी यादव कहते हैं उस पर टिके भी रहते हैं या फिर टिकट बंटवारे में, सीट बंटवारे में वो फिर से अपना एमवाई समीकरण के आधार पर ही आगे चलेंगे और कांग्रेस को आगे कर देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्डों को टिकट दीजिए। जैसा पिछली बार 70 में से 34 सीटें कांग्रेस ने केवल सवर्णों को दी थी। तो देखना बड़ा दिलचस्प है, इस बार कई सीटें इधर से उधर होनी है और उसमें आरजेडी क्या कुछ करती है। लेकिन जो कुछ भूमिहार समाज के चेहरे इस बार आरजेडी से दांव लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुगाड़ लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।